हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट का डे 73। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले कि आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो पूर्णतः बीपी एसएससी के पैटर्न पर कराए जाते हैं, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए और लास्ट में अपने स्कोर नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड टाइम मिलेगा, तो आपका समय शुरू होता है अब। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा आपका, तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए। बात करते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मार्कंडेश्वर जो मंदिर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अब ये मंदिर कहाँ पे पड़ता है मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है। तो विदर्भ कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो कह सकते हैं ये जो मंदिर स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में ये पड़ता है, वेनगंगा नदी के तट पर। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। साथ साथ अगर बात करें कि इस मंदिर का निर्माण शैली कौन सा शैली है, तो नागर शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि चैतन्य प्रभु के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। चैतन्य महाप्रभु के बारे में यहाँ पे बात करना है, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि इनके अनुयायी इनको भगवान शिव के अवतार मानते थे, जो कि पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है क्योंकि इनके जो अनुयायी थे इनको भगवान शिव का नहीं भगवान विष्णु के अवतार माना करते थे। तो पहला पॉइंट्स गलत हो जाता है। सेकंड पॉइंट में देखिए क्या है कि गोसाई संघ की स्थापना इन्होंने की थी। बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ने गोसाई संघ की एक स्थापना की थी। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो केवल 2 करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप सुधार करके विष्णु कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु को इनको बचपन में या फिर पाठशाला में कह सकते हैं कि निमाई पंडित के नाम से जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके जो दार्शनिक सिद्धांत थे उनको किस नाम से जाना जाता? अचिंत्य भेदा भेदवाद। ठीक है, अचिंत्य भेदा भेदवाद के नाम से जाना गया है। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स मैसूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यह संस्था जो है देश में जो कि भाषा की सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। और साथ ही साथ इसका और भी कार्य होता है कि जैसे कि केंद्र और राज्यों के बीच अगर भाषा के मामलों में कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए एक सलाह देता है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है, मनका उत्पादन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थल था? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उसके बाद बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ABCD में से। यहाँ पे मन के उत्पादन के बारे में बात की गई है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मन का उत्पादन का जो उद्योग था, महत्वपूर्ण उद्योग सिंधु सभ्यता में, वो था लोथल और चंदहुदड़ो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा 1 और 4, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं लोथल और चंदहुदड़ो के बारे में। तो लोथल कहाँ पे पड़ता है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चंदहुदड़ो के बारे में अगर बात करें तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और फ्रेंड्स ये किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है? कालीबंगन राजस्थान में, मोहनजोदाड़ो जो कि सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे पड़ता है? केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कराईकुड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और क्लियर कर दूँ फ्रेंड्स, कासरगोड जो आप देख रहे हैं ये भी पेपर में कभी कभी देखने को मिलता है। तो आपको याद रखने केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था जो है वो कासरगोड में पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन, और राइट आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बनता है कि कवि कालिदास खालिस्तान के राज कवि थे, यानी फ्रेंड्स किसके दरबार में ये राज कवि थे, ये आपको बताना है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो। आप लोग 1-1 हज़ार तक व्यूज़ चले जा रहे हैं, लेकिन वीडियो पे लाइक सिर्फ 200 लाइक आप भी ये पूरा नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ये कैसे चलेगा? आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करोगे तो फिर मुझे बनाने में अच्छा नहीं लगता यार कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है,
देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि कवि कालिदास जो थे वो किसके दरबार में रहते थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कह सकते हैं विक्रमादित्य। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चार्ल्स मेटिकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि कब हुई थी। काफी अच्छा प्रश्न है, ये आपको बताना है कि अमृतसर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी। और यहाँ से आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किनके बीच हुई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि चार्ल्स मेटिकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच हुई थी अमृतसर की संधि, कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता। अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में देखना चाहें तो जैसे फ्रेंड्स 9 मार्च 1846 क्यों फेमस था, तो मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर की संधि इस डेट को हुई थी। सेकेंड अगर बात करें कि 29 मार्च 1849 क्यों फेमस है, तो लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के अनुसार पंजाब का संपूर्ण विलय कर दिया गया था अंग्रेजी राज्य में। तो ये पॉइंट पे आप याद रखेंगे। ठीक है, 22 दिसंबर 1846 क्यों फेमस, तो भैरवाल की संधि यहाँ पे हुई थी 22 दिसंबर 1846 को। तो इन तीनों पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन थे। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पिक करके रखा है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बृहद कथा मंजरी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा क्षेमेंद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ऑप्शंस के बारे में तो आपको पता ही है किनकी कौन सी बुक होती है, तो ध्यान में रखेंगे क्षेमेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस को पढ़ना है और उसके बाद बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि हर्षवर्धन के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, सचिव या फिर अमात्य कहा जाता था मंत्री परिषद के मंत्री को। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि हर्ष चरित्र के प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया। तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया था। थर्ड में क्या दिया है कि हर्ष के समय में प्रयाग सूती वस्त्रों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत किया गया, प्रयाग नहीं यहाँ पे मथुरा होना चाहिए था। ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑप्शन डी भी देख लीजिए कि हर्ष के काल में भू राजस्व की जो सीमा थी वो 1/6 से लेकर के 1/10वां भाग होता था। ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो गलत था वो क्या था फ्रेंड्स, ऑप्शन सी प्रयाग नहीं मथुरा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और इनके जो कि दरबारी कवि का क्या नाम था आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कई बार डिस्कस किया, तो आप इसको नीचे कमेंट्स करके बताइए। देखिए फ्रेंड्स फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। क्या होगा इसका राइट आंसर, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स बाहर थोड़े से बच्चे परेशान कर रहे हैं, उन जो खेल रहे हैं उनको आप थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। ठीक है, मेरी वॉइस पे आप फोकस कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर फिलहाल बात करते हैं कि क्या होगा, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने ये किया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था, ये आपको पता होगा। बंगाल का विभाजन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने ये कहा था, लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से ऐसा किया गया। इस चीज को आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल सेना ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ एवं चित्तौड़ किले पर अधिकार कब किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1568 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में। तो 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था, जो कि उस समय अकबर के द्वारा आक्रमण जब हुआ था उस समय उदय सिंह यहाँ के शासक थे। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ साथ 1576 क्यों फेमस है, तो 1576 तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप थे उनके बीच युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। और यहाँ पे देखिए 82 ईस्वी के बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था कि अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड, दीन इलाही की स्थापना 1582 में की गई थी, लेकिन एक वर्ष बाद इलाही संवत की स्थापना 1583 में शुरू की थी। ठीक है, इलाही जो संवत थी उसकी स्टार्टिंग जो 1583 में की थी। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। जो बटलर कमेटी था 1927 का, इसका उद्देश्य क्या था। तो
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना इसका मेन पर्पस था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ये बन सकते हैं कि बटलर कमेटी का जो गठन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो 1927 किसके समय का शासनकाल था, लॉर्ड इरविन के समय का। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शेरशाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव करेंगे। यानी फ्रेंड्स फर्स्ट सेकंड थर्ड्स को आप पढ़िए और उसके बाद अपने राइट आंसर को चूज कीजिए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था, तो बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए बात शेरशाह की जा रही थी लेकिन यहाँ पे शाहजहां ने कराया था, तो ये पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये मेंशन नहीं करना था शाहजहां, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ लेकिन आप इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ पे शेरशाह के बारे में हम बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे शेरशाह मान के चलिए और ये गलत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए, थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है मुझे टाइप करने में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जैसी इनके समकालीन था, तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होता है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी था वो शेरशाह के शासन के समकालीन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और थर्ड पॉइंट में क्या जाए कि फ्रेंड्स इसका अंतिम सैन्य अभियान कलिंजर अभियान जो था वो 1542 में था, यानी किसके बारे में बात की जा रही है, शेरशाह के बारे में। और कलिंजर जो अभियान था वो 1542 नहीं 1545 हुआ करता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए पहला तो ये गलत से मिस्टेक हो गया, तो फिलहाल हम लोग इसके बारे में राइट आंसर के बारे में आपको नहीं बताता हूँ, आप इसके बारे में खुद से बस पढ़ के समझ लाइए। ठीक है, इसको मैं टिक नहीं कर पाऊंगा कौन सा ऑप्शन मैं टिक करूँ कौन सा नहीं करूँ, तो आप इसको बस याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि शेरशाह से रिलेटेड। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स शेरशाह ने चांदी का रुपया भी चलाया था और तांबे का दाम भी चलाया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स काबुलियत जो पट प्रथा थी इसने शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। तो आप इसका राइट आंसर तो चूज कर नहीं सकते क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कुल 8 प्रांतों का गठन किया था, जिनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 8 प्रांतों का गठन हुआ था, वो 8 प्रांत कौन कौन से थे। तो सबसे पहले मैं आपको उन 8 प्रांतों के बारे में बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, उड़ीसा, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम, पश्चिमी उत्तर सीमांत प्रांत, यानी कुल 8 प्रांत का गठन किया गया था। और कुल 8 प्रांतों में आपने देखा कि बम्बई भी था, मद्रास भी था, बिहार भी था, लेकिन फ्रेंड्स पंजाब नहीं था। और एक चीज़ आप और याद रखेंगे, पंजाब के साथ साथ बंगाल भी इसमें नहीं होता है, पेपर में अक्सर आपको देखने को मिलता है बंगाल और पंजाब, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इसमें शामिल नहीं था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी फर्स्ट और सेकंड्स को आपको पढ़ना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन सही है, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़कर। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि रॉलेट जो अधिनियम था वो सीडियन कमेटी के सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्या था कि रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें तो दोनों ऑप्शन सही था, इसलिए राइट आंसर को हम टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। रॉलेट एक्ट क्या था आप सभी को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये काफ़ी फेमस है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। क्वेश्चन क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। कहने का मतलब ये है कि भारत के राष्ट्रपति जो वो कौन है जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो चौथी लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे और साथ ही साथ छठी लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, यानी फ्रेंड्स चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा जो कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, जनमत संग्रह के द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता, इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। संशोधन की बात आ रही है तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया और इसका उल्लेख 368 के अनुच्छेद के तहत दिया गया। ठीक है, इस पॉइंट्स को याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय संसद की निम्न में से किस एक समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है।
तो राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता और वो समिति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि प्राक्कलन समिति। ठीक है फ्रेंड्स, प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से इसमें कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि एक प्रकार का स्थायी समिति है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि जब बजट के पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। अग्रिम अनुदान दिया जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोट ऑन अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए और इसी तरह की आप रेगुलर देखना चाहते हैं वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट बिहार एसआई मेंस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यानी फ्रेंड्स, इनमें से आपको बताना है कि किन 2 राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि किन किन राज्यों में कितने कितने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट्स में। पहला पॉइंट्स में क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में कितने होते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कुल 18 राज्यसभा में सीटें और महाराष्ट्र में कुल जो कि कितने सीटें, 19 सीटें दी गई हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हमने देखनी है। तमिलनाडु के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में भी कुल 18 है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स दोनों 18-18 मैच हो रहा है कि आंध्र प्रदेश में भी 18, तमिलनाडु में भी 18। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, आपको सब जानना है। तो देखिए गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात में कुल राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 दी गई है। और राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान में कुल सीटों की संख्या, राज्यसभा की बात की जा रही है तो राज्यसभा में 10 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लिया। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि किसमें समान है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में दोनों में 18-18 दी गई हैं। और किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप बताइए कि निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन के मतदान का अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज्य विधानमंडल के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को। अब निम्न सदन का मतलब क्या हुआ कि विधानमंडल का निम्न सदन जो होता है वो क्या होता है, विधानसभा। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन के मतदान का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड्स को पढ़िए और इसके बाद अपने राइट आंसर को चूज कीजिए कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके देखते हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला पॉइंट में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को विशेष मामले में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है। बिल्कुल करेक्ट है कि आपको पता है कि आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की क्षमादान को कम या फिर उसको माफ कर सकता है। तो इसमें करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो राज्यसभा होता है एक प्रकार का स्थायी सदन होता है और इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है, किसी के द्वारा भी भंग नहीं किया जाता है। तो ये पॉइंट्स गलत हो जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति को भारतीय समुदाय में 12 सदस्यों लोकसभा में नामित करता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत है कि 12 सदस्य तो नामित करता है लेकिन लोकसभा में नहीं। लोकसभा में सिर्फ 2 सदस्यों को नामित करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित किया जाता है आंग्ल भारतीय समुदाय के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पॉइंट्स भी गलत होता है। कुल मिलाकर देखें तो पहला पॉइंट्स करेक्ट था, इसलिए ऑप्शन सी आप राइट करेंगे, केवल एक। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए महादेव की पहाड़ियों के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। महादेव की पहाड़ी जो है वो कहाँ पर पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, सतपुरा जो स्टेडी है उसी का एक भाग होता है और मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में पड़ता है और ये करीब करीब एमपी के क्षेत्र में आता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ध्रुमावशेष यानी कि स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ पे जाना जाता है। तो मिल्पा के नाम से आपको बताना है कि कहाँ पे जाना जाता है। जो झूम कृषि आपने देखा होगा जिसको नागालैंड में काफ़ी फेमस है, तो ही उसी के बारे में बात कीजिए कि बर्न कृषि जो है मिल्पा के नाम से कहाँ पे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य अमेरिका और मैक्सिको में जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत शिखर भारत में स्थित है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पर्वत शिखर जो वो भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा, कामेट, धौलागिरी और मकालू
फर्स्ट दिया गया। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अन्नपूर्णा। जो अन्नपूर्णा ये कहाँ पे पड़ता है, तो इसका देखिए अगर बात करें कि अन्नपूर्णा कहाँ पे पड़ता है तो नेपाल में पड़ता है। कामेट कहाँ पे पड़ता है, तो कामेट जो है फ्रेंड्स भारत और चीन में पड़ता है। धौलागिरी के बारे में बात करें तो धौलागिरी है जो है ये नेपाल में स्थित होता है। और मकालू जो फर्स्ट है नेपाल और चीन में पड़ता है। तो यहाँ पे पूछा है कि भारत में स्थित है, तो ऑप्शंस में देखें तो कोई भी ऐसा नहीं है पर्वत जो कि भारत में स्थित है। जो कामेट था वो भारत और चीन के साथ पड़ता था। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते हैं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं जो ऐसा पर्वत है वो भारत में स्थित है। इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कलिया भोमोरा सेतु जो है वो किस राज्य में स्थित है। कलिया भोमोरा सेतु जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स असम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। असम से रिलेटेड आपसे दो क्वेश्चंस पूछता हूँ, आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि असम के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल कौन है। इन दो क्वेश्चंस को आपको नीचे कमेंट करके बताना है। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से पता होना चाहिए तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए कर्क रेखा के संदर्भ में पश्चिम से पूर्व की तरफ राज्यों के क्रम क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी अच्छे से सजाकर बनाया ताकि आपको अच्छी नॉलेज मिल सके इस क्वेश्चन के थ्रू। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसके बाद बताइए कि पश्चिम से पूर्व की तरफ राज्यों का क्रम क्या होगा। सही क्रम आपको बताना है। तो आपका समय शुरू हो गया, आप बताइए क्या होगा राइट आंसर। आपने कई तरीके से ट्रिक याद किया होगा कि इसको अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, बस आप उस 8 राज्यों को याद कर लेते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 8 राज्य याद है तो इससे काम नहीं बनने वाला है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जा रहा है। जो आप मैप इस तरह से देखते हो, जो इंडिया का मैप है, इधर से गुजरते वक्त आपको बताना है कि 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ जब गुजरेगा तो वो कौन कौन से राज्यों का सही क्रम क्या होगा। तो चलिए इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ जो आपको याद रखना है। और इस ट्रिक को मैं बहुत पहले भी अपने वीडियो यानी कि अपने यूट्यूब चैनल पे बता चुका हूँ, लेकिन आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इसके लिए छोटा सा ट्रिक याद रखो। तो देखिए फ्रेंड्स ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे गरम छत झाड़ो पत्र मिलेगा। अब इस ट्रिक को आप याद रखोगे तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर पाओगे और साथ ही साथ आप 8 राज्यों को भी याद रख पाओगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो 8 राज्य कौन कौन से और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स पश्चिम से अगर हम पूरब की ओर जाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या मिलता है। अगर आप इस मैप को देखोगे तो सबसे पहले क्या पड़ता है, गुजरात। तो देख सकते हो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद आप देखो छत का मतलब छत्तीसगढ़, झाड़ो का मतलब झारखंड, प का मतलब पश्चिम बंगाल, त्र का मतलब त्रिपुरा और यहाँ पे जो मी देख रहे हैं, मी का मतलब मिजोरम। तो कुल 8 राज्य हो गए ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे बोला गया था पश्चिम से पूरब, तो सबसे पहले आप देखो इसमें पश्चिम से पूरब इस तरह से जाओगे तो गुजरात दिया गया ऑप्शंस में, नहीं दिया गया। राजस्थान दिया गया, नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश बिल्कुल दिया गया था, यानी कह सकते हैं कि पहले 4 आएगा। तो चलो पे 4 लिख देते हैं। उसके बाद क्या आएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऑप्शंस में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 2। अब ऑप्शंस को मैच करो कि 42 कहाँ पे मिल रहा है। 42 ऑप्शन में देखिए यहाँ पे मिल रहा है। उसके आगे भी देख लेते हैं। उसके बाद देखिए झारखंड नहीं दिया गया ऑप्शंस में। उसके बाद प दिया गया, प का मतलब पश्चिम बंगाल, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे 1 आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद त्र दिया गया, त्र का मतलब त्रिपुरा यानी कि 3। तो आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपने काफ़ी आसानी से 42-13 बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ कि क्या कोई दिक्कत है इस टाइप के क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं इस टाइप के, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओ। काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से याद रखते हैं, लेकिन वो आपको याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेंगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप नहीं कर पाओगे। तो इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, गरम छत झाड़ो पत्र मिलेगा और ये कंटिन्यूसली पश्चिम से पूर्व की तरफ सजाया गया। अगर आप पूर्व से पश्चिम की तरफ भी पूछे तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इसी बात पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28वां नंबर क्वेश्चन ये कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए इनमें से आपको बताना है कि किस राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर राइट आंसर के बारे में बात करें तो आपके जो प्रीवियस ईयर में जो हुआ था मेंस एग्जाम्स, वहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे सर्वाधिक कम पूछे गए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करके यहाँ पे सर्वाधिक कर दिया हूँ। ठीक है, देखिए अगर एक एक करके बारे में बात करें तो आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश की जो घनत्व होता है वो सबसे कम है। कितना है इसका घनत्व तो आपको याद होगा, 17 व्यक्ति प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, 17 व्यक्ति में लिखता हूँ, चलो 17 मैन लिख देते हैं, 17 मैन प्रति जो कि किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना होता है। साथ साथ अगर सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम का कितना होता है 86, और मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर का कितना है 115 के करीब,
और नागालैंड के बारे में बात करें तो नागालैंड में होता है 119। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स सबसे अधिक कहाँ पे नागालैंड में हो जाता है। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शर्मा और लिसार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियाँ हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, शायद आपने पहली बार इसको सुन रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि शारदा। शारदा को एक और नाम से जाना जाता है काली गंगा। इस पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। शारदा या फिर काली गंगा की जो सहायक नदियाँ होती है वो कौन कौन सी है, तो शर्मा, लिसार और अन्य सहायक नदी की बात करें तो सरयू, जिसको पूर्वी रामगंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त किस वर्ष घोषित किया गया था। तो बताइए फ्रेंड्स भारत को पोलियो मुक्त घोषित किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 2014 जो था उस समय भारत को पोलियो मुक्त WHO के द्वारा किया गया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि WHO के बारे में जितनी भी नॉलेज आपको है आप नीचे कमेंट्स करके बताएंगे इसकी स्थापना कब की गई थी, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है। क्लियर, इन सारे पॉइंट्स को आप नीचे क्लियर करिए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि जनवरी 2020 तक विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चंस का कहने का मतलब ये हुआ कि जनवरी 2020 तक WTO में कुल मेंबर्स की अगर बात करें तो कुल कितने मेंबर शामिल हैं इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 164 मेंबर इसमें शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, WTO को पहले यानी कि गैट के नाम से जाना जाता था, GATT। और ये गैट का मतलब क्या था, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रैफिक एंड ट्रेड। ठीक है, जिसको इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1948 को। लेकिन फ्रेंड्स इसका चेंज करके 1 जनवरी 1995 को WTO कर दिया गया था। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की जा रही है आपको बताना है कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यता दिखाई देती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कृषि क्षेत्र में। सबसे पहले आपको ये बता दूं फ्रेंड्स प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। सिंपल सा मतलब ये बोलूं फ्रेंड्स कि किसी काम में अगर 10 लोग को लगाया जाता है और वो काम सिर्फ 7 लोगों का है, तो आप इस तरह से समझेंगे कि उस काम में 10 लोगों को लगाया गया और वो काम सिर्फ और सिर्फ 7 लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो 3 लोग इसमें एक्स्ट्रा लगे हैं वो क्या करते हैं कि बस इसमें काम को मतलब संख्या को बढ़ाए गए, वो अपना पूरा इफॉर्ट इसमें नहीं दे रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अपनी पूरी क्षमता से काम ना करना, यही होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में इस तरह से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, धन की बात ही की जा रही है तो मुद्रा बाजार को आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से देश शामिल है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन कौन से देश शामिल है। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे चीन, भारत, ब्राज़ील और अमेरिका दिया गया। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें तो ये जो बैंक था फ्रेंड्स ये ब्रिक्स देशों के समूह का है, यानी कह सकते हैं कि जो भी ब्रिक्स देशों इसमें शामिल है, BRICS, जो 5 देश इसमें शामिल है उन्हीं लोगों का ये समूह का बैंक है। तो यानी कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो कह सकते हैं यहाँ पे जो आप अमेरिका देख रहे हैं ये इसमें फालतू है, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हो। ऑप्शन 1, 2, 3 करेक्ट होगा, भारत, चाइना, भारत और ब्राज़ील इसमें शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये बैंक कब स्टार्ट किया गया था, 2014 में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये बनता है कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है खाली स्थान के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश के राष्ट्रीय आय को मापना। बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे ग्रीन से आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रदूषण और पर्यावरण क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय का मापना कहलाता है ग्रीन अकाउंटिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि करकम वांगटा पनबिजली जो संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है। करगम वांगटा जो है वो पनबिजली संयंत्र है, तो ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बनता है कि पर्यावरण के संदर्भ में शब्द गंदा दर्जन किसको संदर्भित करता है। दर्जन आप यहाँ पे देख रहे हैं, पर्यावरण के संदर्भ में जो ये शब्द है ये किसे संदर्भित करता है।
इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स दर्जन की बात की जाए तो 12, तो आपको क्लियर है कि 12 होगा। 12 सतत जैविक जो प्रदूषण होते हैं उसको कहा जाता है गंदा दर्जन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स उपयुक्त सभी सौर विकिरण, ब्रह्मांड विकिरण और तापीय जो ऊर्जा ये सारे के सारे इसमें आते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान पहली बार शुरू कब हुई थी। क्या होगा इसका राइट आंसर, पहली बार कब शुरू किया गया था संपूर्ण साक्षरता अभियान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि बी 1991 में। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। चावल उत्पादन की दृष्टि से यहाँ पे बात की जा रही है कि बिहार का भारत में कौन सा स्थान आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि फ्रेंड्स 5वां स्थान आता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि गेहूं के उत्पादन में, तो गेहूं के उत्पादन में 6वां स्थान रखता है, ये पॉइंट्स भी याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं कि मक्का, तो मक्का के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है जो कि बिहार। क्लियर। जौ और ज्वार में भी आप याद रखें, ज्वार और जौ के रूप में तीसरा स्थान बिहार को दिया गया, थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, साइंस के क्वेश्चन सब आपके सामने ये रखे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है, यानी फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस के इसमें से कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। मार्स गैस के नाम से अगर बात करें तो किसके कहते हैं, जो कि मीथेन को यानी कि CH4 को ही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फ्लोरोक्लोरोकार्बन इसी के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे CFC। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि इन सारे के अंतर्गत ये तो आते हैं, और इसमें एक और मैं आपको बता दूं जो कि N2O आता है इसी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पॉइंट्स पे आप याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि क्लासिकल स्वाइन जो बुखार को होंग हैजा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक बुखार है जो खालिस्तान के लिए जानलेवा है। अगर आपने हमारी आज की करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखी थी मॉर्निंग में, जो मैंने आपको अपलोड की थी वीकली करंट अफेयर्स, तो उस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था उसमें। तो करंट का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको आपको बना दिया साइंस के क्वेश्चंस का टाइप। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि सुअर। ठीक है फ्रेंड्स, सुअरों के लिए काफ़ी जानलेवा होता है, और ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, हाल ही में मैं आपको बताता फ्रेंड्स कि असम में करीब 1300 जो सुअर हैं, करीब 5 जिलों में 1300 सुअरों की मृत्यु होगी इसी के वजह से। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं, इन पदार्थों को किस नाम से जाना जाता है। अति निम्न तापमान की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अति चालकता। ठीक है फ्रेंड्स, अति चालकता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कह सकते हैं कि अति चालकता की खोज किसने की थी, तो कैमरलिन ओन्स ने की थी 1911 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से फ्रेंड्स HIV अपना आकार जो है अक्सर बदलता रहता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मर्मिकोलॉजी के बारे में आपको बताना फ्रेंड्स कि मर्मिकोलॉजी के संबंध में कौन सा कथन सही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड्स को आप पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट्स में क्या दिया गया कि यह एक कीट विज्ञान की शाखा, बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मर्मिकोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है। देखिए सेकंड क्या है कि इसके अंतर्गत जो कि तितलियों का अध्ययन किया जाता है। ये पॉइंट्स गलत है, क्योंकि तितलियों का अध्ययन तो मैंने आपको बताया था। छोड़ो, मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स करके बताना है। आखिर आपने पढ़ा है तो आपको बताना है। जस्ट मैंने 2 से 3 दिन पहले ही आपको बताया था, तितलियों का अध्ययन साइंस वाली वीडियो में कराया था, आपको पता होना चाहिए। तो नीचे कमेंट्स करके बताएंगे तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फिलहाल मैं बता दूं कि मर्मिकोलॉजी में चींटी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चींटी का अध्ययन जो कि मर्मिकोलॉजी कहलाता है। थर्ड में क्या दिया कि इसके प्रतिपादन विलियम मार्टन व्हीलर द्वारा किया गया था। बिल्कुल करेक्ट है, मर्मिकोलॉजी का जो प्रतिपादन किया गया था विलियम मार्टन व्हीलर के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट्स भी करेक्ट होता है। तो कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड राइट होता है, इसलिए ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हो। नीचे आप कमेंट्स करके बताइए कि तितलियों का अध्ययन किस नाम से जानते हैं, क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कैक्टस जो है इसका उल्लेख किस रूप में किया जाता है। कैक्टस का उल्लेख किस रूप में करते हैं। तो आपको पता है फ्रेंड्स कैक्टस कहाँ पे अधिकतर देखने को मिलता है, बालुई क्षेत्र पे जहाँ पे पानी कम रहता है। तो कह सकते हैं कि मरुद्भिद होते हैं, यानी कि रेगिस्तान टाइप का ये पौधा होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, वल्कनित रबड़ में कितनी गंधक अंतर्विष्ट होती है, यानी कि कह सकते हैं कि गंधक कितना होता है, इसमें आपको ये बताना है।
वल्कनित रबड़। वल्कनित रबड़ क्या होता है, जैसे डायरेक्ट कच्चा अगर रबड़ को आप उत्पादन करते हैं, निकाला जाता है, तो वो काफ़ी लचीला होता है, जिसका यूज़ डायरेक्ट नहीं किया जाता, तो उसमें कुछ रबड़ मिलाया जाता है जिसको सल्फर कहते हैं। ठीक है, गंधक यानी कि सल्फर मिलाया जाता है, उसमें मात्रा कितनी 3 से 5%। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एडम्स एप्पल, जिसको टेटुआ कहते हैं, ठीक है, तो आपने गेस कर लिया होगा किसे कहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेटुआ इसलिए लिख दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो एडम्स एप्पल के नाम से किसे जानते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, थायराइड। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बनता है कि निम्न में से कौन सा रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य रखता है। तो इसके लिए आपको छोटा सा चीज़ समझना होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स सबसे कम तरंग दैर्घ्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि जैसे प्रिज्म पे 7 रंगों का जो प्रभाव इधर आपको देखने को मिलता है, 4, 5, 6 और ये 7, तो कह सकते हैं थोड़ा सा ये और नीचे होना चाहिए था। तो सबसे ज़्यादा जो विचलन किसका होता है, तो वॉयलेट गिरन का होता है। सबसे जो कम विचलन होता है वो रेड कलर का होता है। तो जिसका सबसे ज़्यादा विचलन होता है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है, यानी कि वेवलेंथ उसका सबसे कम होता है। और जिसका सबसे कम जो विचलन होगा, यानी कि सबसे कम डाइवर्ट होता है, उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, इसके वजह से इसको खतरे के सूचक के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत कम होती है। तो कह सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी बैंगनी को टिक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, फास्फोरस। ठीक है फ्रेंड्स, फास्फोरस जो हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, अम्लीयता और क्षारकता के बीच का संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आउट ऑफ 50 से आपका स्कोरिंग क्या रही और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। ठीक है फ्रेंड्स, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ क्यूज क्वेश्चंस का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट्स करके बताना है। और इसके बारे में जितनी भी नॉलेज आपको पता है चिपको आंदोलन से रिलेटेड, नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोकिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की रोजाना न्यू वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।